हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भर रहे हो या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म 27 अप्रैल से 1 मई तक अवेलेबल रहेगा और आपको अपनी प्रेफरेंस की पोस्ट भरनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है जितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम था। जब टीयर 2 का आपने परीक्षा दिया ना, तो वो कितना इंपॉर्टेंट था, आपको कितने अच्छे से आपने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने की कोशिश करी। वैसे ही इतनी ईमानदारी यहाँ पर भी बरतनी, इतना ही ध्यान यहाँ पर भी रखना है, क्योंकि एक बार आपने अगर कोई पोस्ट ऐसी भर दी जिसके लिए आप सूटेबल नहीं हो या आप उसके लिए आपको वो पसंद नहीं है या कोई इशू आपको लगता है उसमें आपको फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, तो आप बहुत पछताने वाले हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ बात करूँगा, थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन मैं देखा कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रह जा रही है। तो ये डिटेल्ड वीडियो है। यहाँ पर आपको मैं हर पोस्ट की वैकेंसी बताऊंगा सीजीएल 2022 में, है ना। सीजीएल 2022 के अंदर जितनी भी पोस्ट है, हर एक पोस्ट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपके नंबर के हिसाब से इसमें कितनी वैकेंसी है। फिर हर पोस्ट की सीपीटी और टाइपिंग वाले उस पर भी हम बात करेंगे। सीपीटी और टाइपिंग वाली कौन कौन सी पोस्ट है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा एक पेपर आपका हुआ था कंप्यूटर का, ठीक है, और एक आपने दिया था टाइपिंग टेस्ट जिसको डीईएसटी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये क्वालिफाइंग है। बट एसएससी ने क्लियर लिखा था नोटिफिकेशन में कि जो सीपीटी और टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसमें एसएससी जो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बढ़ाएगा। मतलब जैसे एएसओ इन एमईए है, तो एएसओ इन एमईए अगर आपको चाहिए तो उसमें कंप्यूटर में आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना, उसमें आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी उसका कट ऑफ ज़्यादा रखेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट सीपीटी वाली, उसकी कितनी वैकेंसी है, उसका क्या प्रोफाइल है। ठीक है, हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। हर पोस्ट का क्या प्रोफाइल होता है आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको चूज़ करो, है ना। क्योंकि सबके अपनी देखो तरीके होते हैं जीने के। किसी को घर के पास चाहिए, किसी को घर से दूर चाहिए, कोई को ऑफिस वर्क पसंद है, किसी को टूरिंग पसंद है, तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बहुत ही डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूंगा, जिससे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशंस। किसी भी जॉब में कैसे प्रमोशंस होते हैं, कितना कितना टाइम लगता है, पहले 2 प्रमोशंस में कितने साल लगते हैं। फिर ट्रांसफर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफर्स कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आप रहने वाले नॉर्थ के हैं और आपको साउथ मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कितना समय लगेगा वापस अपने घर आने में या अपनी होम पोस्टिंग लेने में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी डिटेल्स जो आपको रिक्वायर्ड है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए, वो सारी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहली पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक और पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 1260। इसकी जो एक्स सिटी में जो सैलरी बनेगी आपकी इन हैंड सैलरी है, ठीक है ना, ये इन हैंड सैलरी है, वो है 79,000। अभी अगर आप शायद देखोगे तो शायद 80-81 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। इन हैंड सैलरी का मतलब मैं बताता हूँ जल्दी से। इन हैंड सैलरी मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी नौकरी कर ले हो 30 दिन की, तो जो काट कूट के जो भी आपके नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जा रहा है या मेडिकल में जा रहा है, सारा जो खर्चा काट करके सरकार आपके अकाउंट में 30 तारीख को 11 बजे जितना रुपया डालती है वो इन हैंड कहलाता है ना। तो लगभग 80 हज़ार रुपये आपके खाते में आएंगे। ठीक है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है मैं आपको वो भी बताऊँगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन करूंगा एओ ऑडिट और अकाउंट्स वाले इसमें। ठीक है, तो आप उसको भी अच्छे से देखेंगे अपन। ठीक है, फिर प्रमोशंस के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, जो इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री वो होती है वो सीएजी होती है। सीएजी क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखो यार, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है जब आप एक ऐसी संस्था के अंडर में काम करते हो जो खुद बड़ी पावरफुल है। तो वो पावर, वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी आप फील भी करते हो और आप उसको एक्सरसाइज भी करते हो जब आप जॉब करते हो। ठीक है, इसमें ये सिविल और कमर्शियल वाला एक इशू है, वो भी आपको बताऊंगा कि इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर की देखें तो थोड़ी सी कम वैकेंसी, 202 वैकेंसीज हैं। सैलरी लगभग उसकी सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। देखिए, अगर आपका सपना है इन दोनों में से किसी पोस्ट को लेने का, तो डेफिनेटली आप एक चीज़ टारगेट कर रहे होगे, वो है ये गजेटेड पोस्ट है दोनों। ठीक है ना, ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है और 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है ना, सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट यही है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप ट्रेनिंग स्ट्रक्चर देखोगे दोनों का लगभग सेम ही है, दोनों गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, बट
इसमें और इसमें एक फ़र्क ये है कि जो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है वो केवल ऑफिस वाली जॉब है। मतलब कि अगर आपको पसंद नहीं है टूर पे जाना और फील्ड वर्क करना, है ना, तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो। इसकी वैकेंसी भले ही 200 है, लेकिन इसको बहुत कम लोग लेते हैं, पर ये आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको टूर करना पसंद है तो ये वाली पोस्ट आपके लिए अच्छी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यहाँ पर देखिए, ये समझ के चलना कि महीने में 20 दिन शायद आपके टूर हो सकते हैं। हालांकि जो भी आप टूरिंग करते हो, जहाँ भी आप जाओगे, उसका आपको भत्ता किराया सब मिल जाता है, वो कोई इशू नहीं है। बट जनरली क्या होता है ना, बहुत लंबे समय तक जब आप टूर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो होता है कि यार आप घर से दूर रह रहे हो, है ना, घर वालों से दूर रह रहे हो, तो कई लोगों की चॉइस होती है कि हमको ऐसी जॉब नहीं करना जिसमें हमको बार बार फील्ड वर्क करना पड़े, जबकि कई लोगों को ये पसंद होता है। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। अब यहाँ पर ना बेसिक डिफरेंस समझ लो पहले क्या है, अकाउंट्स और ऑडिट में फ़र्क क्या होता है। देखो, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है ना, मॉनेटरी रिकॉर्ड रखना, है ना। कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे कि सरकार कितना पैसा दे रही है, तो वो पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना कहाँ लग रहा है और कितना बच रहा है, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना ये अकाउंट्स में आता है। तो ये अकाउंट्स ऑफिसर करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटर जो होता है, अकाउंट्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है, वो भी यही करेगा, बट फ़र्क ये रहेगा उसका बेसिक कि इसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा। देखो, सीधी सी बात है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो पब्लिक के लिए कर रही है ना। अब वो कैसे कर रही है, सरकारी जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से कर रही है। अब वहाँ पर जो पैसा खर्च हुआ है वो अकाउंट्स तो आप चेक कर लिया, लेकिन जिस मद में वो पैसा जाना था, जैसे मान लो कि कोई सड़क बनानी है, तो सड़क में किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है ना, कैसी कैसी क्वालिटी के लेब, मतलब क्या आपने चीज़ें टेक्निक्स यूज़ करी, किस तरीके से बनी है, टेंडरिंग में प्रोसेस क्या क्या आपने यूज़ करी है, वो सारी चीज़ें ऑडिटिंग में आती है। मतलब एक एक चीज़ की थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर करता है। तो बेसिकली वो बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति होता है जो हर चीज़ पूछ सकता है किसी डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं बड़ी पावरफुल पोस्ट है। आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ आप निकलवा सकते हो और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना एक एग्ज़ाम भी होता है प्रमोशंस के लिए, एक SAS सबॉर्डिनेट ऑडिट सर्विसेज अकाउंट सर्विसेज का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसको आप दे करके जल्दी जल्दी प्रमोशन ले सकते हो, उसकी आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ और आप देख लो, इसमें 2 तरह के होते हैं पोस्टिंग। ऑडिट वाले में बात कर रहा हूँ, कमर्शियल और सिविल होता है। तो आपने एक जब नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी, है ना, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, SSC ने ये पूछा था कि अगर आपने CA कर रखा है, CS कर रखा है ना, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। तो आप उस कमर्शियल में जाते हो, और कमर्शियल में क्या होता है, इसमें जो प्रमोशंस हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल, ठीक है। अगर मान लो आप इंजीनियर हो या आपने BA कर रखा, BSc कर रखा है, मतलब आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, CS नहीं हो, तो आपको सिविल में डालेंगे, और इस केस में आपके जो प्रमोशन है वो थोड़े स्लो होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क आपको पता होना चाहिए था। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। अब अगली पोस्ट है ASO इन CSS। अब देखो, ध्यान रखना, ये है CPT वाली, मैंने ऐसे बना रखा है यहाँ पे, CPT वाली पोस्ट है। 982 वैकेंसी बहुत अच्छी है। ये लेवल 7 की पोस्ट है, तो 71,000 आपकी, 72,000 लगभग आपकी इन हैंड सैलरी होती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो आपको पता ही होगा, ये जो पोस्ट है ये केवल और केवल दिल्ली के अंदर होती है। जो पोस्टिंग होगी आपकी केवल दिल्ली में होगी, और दिल्ली में भी कहाँ होगी, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, जो अब राष्ट्रपति भवन है, राजपथ है, उसमें जो नया वाला सेंट्रल विस्टा बन रहा है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ये प्योर उस एरिया में आपको रहना है, उसके बाहर आपको जाना ही नहीं। तो ये समझ लो कि हार्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल दिल के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हालांकि आपको बहुत पावर फील नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स भी होते हैं ना, वो भी बहुत छोटा फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है या बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, ठीक है। बट ये बात है कि अगर आप वहाँ काम करोगे तो आपको, अगर ऐसे UPSC की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग इस पोस्ट को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस केस में, ठीक है। तो दिल्ली में पोस्टिंग होगी। अगर आप प्रमोशन की बात करें ASO CSS, तो अभी अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ASO CS की फास्टेस्ट ज्वाइनिंग है ना। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जितनी भी पोस्ट SSC के अंदर हैं, सबसे तेज़ी से जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में और ज्वाइनिंग में जो सबसे कम समय लगता है वो ASO CSS में लगता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो आप इसको जरूर ऑप्ट करना। बट ये वाला फैक्टर जरूर ध्यान रखना, CPT वाला, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अगर अच्छे नंबर है तो ही आप इसको लेना, ठीक है। प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन में आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो 5 साल लगते हैं, अंडर सेक्रेटरी बनते हो 8 साल लगते हैं। ये एक ग्रुप A ऑफिसर हो जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफिसर की पोस्ट है। और डिप्टी डायरेक्टर या सेक्रेटरी आप 6 साल में बनते हो, ठीक है। तो प्रमोशंस मॉडरेट ही है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है और
बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। बस यही है कि दिल्ली में होती है, कोई ट्रांसफ़र नहीं, कुछ नहीं है। हो सकता है आपके सेक्शन चेंज हो जाए वहीं के वहीं, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद आता है एएसओ इन रेलवेज। ये पोस्ट भी बिल्कुल वैसी ही जैसे कि एएसओ इन सीएसएस है। दोनों ही डेस्क जॉब है, दोनों के अंदर आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, वो सब, लेटर टाइपिंग, वो सब सारे काम करना है। और ये भी आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होगी, ठीक है। कहाँ होगी? रेल भवन में, ठीक है। ये पोस्टिंग आपकी होगी रेल भवन में। तो आपको अगर दिल्ली में ही रह सकते हो, दिल्ली में काम करना है, तो इसको ऑप्ट करना। बहुत बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि ये जो पोस्ट है रेलवेज में है तो पूरे भारत भर में रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये दिल्ली के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। हाँ, ये बात है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे, लगभग 50-60 सेक्शन होते हैं, तो अलग अलग सेक्शन आपको अलॉट हो सकता है, पर रहना आपको दिल्ली में ही, रेल भवन के अंदर ही काम करना है। वैकेंसी इसकी बहुत अच्छी, इस बार 86 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप देखोगे तो इसके कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर दिन भर में आपको 2 घंटे 3 घंटे का काम भी नहीं रहता है, तो बहुत आराम की नौकरी। अगर आप आगे चलो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या कोई अच्छी दूसरी कुछ आप तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफ़ी टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो वर्क प्रोफाइल मैंने बता ही दी है कि नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारे काम आपके होते हैं। तो टेबल चेयर जॉब है। इसके प्रमोशंस आप देख सकते हो, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी। मैंने लिख दिया है ना, ये 8 साल, 9 साल, 4 साल। तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि डिटेल में बहुत सारी पोस्ट है तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप भी समझना अपने हिसाब से। ज्वाइनिंग इसमें बहुत फास्ट होती है, जैसा कि मैंने बताया एएसओ इन सीएसएस की तरह, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं आगे एएसओ इन एमईए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको ऑप्ट करते हैं। और रीज़न क्या है? इसको रीज़न सिंपल सा है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है, मतलब सरकारी खर्चे पे विदेश में ना सिर्फ जाना बल्कि वहाँ रहना, वहाँ का जो खाना पीना रहना जो भी है वो सरकार आपका उठाती है। तो एक ये ऐसा बेनिफिट है जो बहुत कम लोगों को मिलता है ना। तो इसकी 126 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है। और जो सैलरी मैंने लिखी है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ, ये मैंने फॉरेन पोस्टिंग के हिसाब से लिखी है। कहीं कहीं ये 2 लाख भी होती है, कहीं 2.5 लाख होती है, 3 लाख होती है ना। तो ये एवरेज लिखा है मैंने। अगर आप दिल्ली में ऐसा पोस्टिंग रहती है तो दिल्ली में तो आपको पता ही, जो एएसओ की पोस्ट में जो सैलरी होती है वही रहेगी। बट अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लोगे तो आपकी इतनी सैलरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैक्स फ्री होती है ना। इसमें 0 टैक्स होता है, टैक्स आपको लगेगा ही नहीं, इनकम टैक्स। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर 3 लाख रुपये महीने के आप कमाते हो, साल का 36 लाख रुपये होता है, तो आपको 30% टैक्स भरना है कम से कम, ठीक है। तो उसको 30% आप निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। मतलब 25 से 30% केवल इनकम टैक्स लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिस भी देश में आप जाते हो वहाँ पर आपको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। आपके बच्चे हैं तो आपको बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाती है। तो वो सारी सुविधाएं आपको मिलती है। जहाँ आप रहोगे तो आपको रहने के भी लिए अच्छा खासा क्वार्टर मिल जाएगा, अच्छी खासी एकोमोडेशन मिलेगी। जैसे भारत जैसा नहीं कि आप पटना से उठ के दिल्ली आ रहे हो तो आप अपने लिए रूम ढूंढने निकल गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मान लो आपको पाकिस्तान की एम्बेसी में अगर आपको भेजा, तो ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद जा करके आप रूम ढूंढ रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सरकार आपको बढ़िया से खुद ही आपका ध्यान रखेगी क्योंकि आप सरकारी दामाद हो गए हो, है ना, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी, आपके रहने का सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होती है। बस इसमें प्रमोशन आप देख सकते हो, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। आपकी जो परेड मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। हाँ, एक बात है यहाँ पर ट्रांसफर्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, 3-3 साल में। ऐसा नहीं कि लंदन चले गए तो लंदन में बिल्कुल हमेशा के लिए जम गए उसी एम्बेसी में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको इंडिया भी बुलाया जाएगा, फिर दूसरी जगह भेजा जाएगा, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताने लायक है कि जो पासपोर्ट है, 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक सामान्य लोगों के लिए ये वाला होता है, ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट होता है, और एक डिप्लोमेटिक होता है। तो ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो जैसे जो हाई प्रोफाइल जो भारत के अंदर हैं, जो अधिकारी हैं या फिर जो डिप्लोमेट्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, उनको अलॉट होता है। बट आपको ये वाइट पासपोर्ट मिलता है और ये भी बड़ा पावरफुल होता है। आपके एयरपोर्ट पे आपको अलग ही वो उसका प्रिविलेज मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ऐसी है, ये कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिल रही है ना, ये रेयर है। ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। ये वाइट पासपोर्ट, मरून पासपोर्ट, ये आप पैसे से नहीं ला सकते हो, इसकी आपको कमाना ही पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पोस्ट बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं। बस मैं फिर कहूँगा कि अगर आप इंडिया में आपको छोड़ सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको लंदन की एम्बेसी मिले। एम्बेसी पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में, काबुल में भी है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पसंद के देश में आपको जाने को मिले, बट यही है कि आपकी चॉइस है ये, ठीक है, आपको कैसे लाइफ जीना है। इसके बाद आ गया एएसओ इन आईबी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर है ना, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब हमको वो वाली इंटेलिजेंस वाली जॉब मिलेगी जो बेबी मूवी में अक्षय कुमार रहता है ना। तो आपको बता दूँ, वो जो होती है ना पोस्ट, वो होती है ACIO,
है ना। और उसके लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट है ये खुद ही रिक्रूटमेंट करता है, अपनी अलग एग्ज़ाम लेता है ACIO की, है ना। तो ये अलग है और ये अलग है। ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, डेस्क जॉब है। आप हो तो एम्प्लॉई IB के ही, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आपके आएगी, पर आपको डेस्क जॉब करनी है। और इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप IB के अंदर ASO हो और आप डेस्क जॉब कर भी रहे हो, तो आप ये नहीं बता सकते अपने लोगों को कि आप IB के अंदर जॉब करते हो, जो भी सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन डिपार्टमेंट आपको अलाउ नहीं करता ये बोलने का। तो कहीं ना कहीं यार ये चीज़ भी रहती है कि आप IB के अंदर जॉब कर रहे हो, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, पावरफुल डिपार्टमेंट है, बट आप अपने लोगों को आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, है ना। मतलब आप सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते कि मैं ये हूँ, ठीक है। बात ये है बस, ठीक है। टोटल वैकेंसीज की 29 है, अच्छी वैकेंसी है। हाँ, सैलरी का बताऊँ, इसमें सैलरी तो वैसे देखो 71-72 हज़ार बनती है, लेकिन जो IB के अंदर ASO है इसको एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, SSA। ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस कितना होता है? 20% ऑफ आपका बेसिक पे, जो मान लीजिए यार 900 आपका बेसिक पे, उसका 20% जुड़ जाता है, तो ये हो जाती है 81-82 हज़ार के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो ये जो सैलरी हो जा रही है ये AO के बराबर हो जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर आपकी जो पोस्टिंग, वैसे तो पोस्टिंग 90% दिल्ली के अंदर ही होती है, बट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जो हार्ड स्टेशन होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ भी ऑफिस IB के होते हैं। अगर वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है ना, तो फिर आपको 30% SS अलाउंस मिलता है। तो ये सैलरी समझ लो और 5-6 हज़ार और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस यही है कि इसमें ये सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ के मिलती है, बाकी आप उस पावर को लोगों को बता नहीं सकते कि हम कहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ASO और IB समझ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन में ASO, तो आपको पता ही इलेक्शन कमीशन क्या है, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, उसके अंदर वही आपका जो सेक्शन ऑफिसर हो, तो आपको डेस्क जॉब ही करनी है ना, मोर और लेस। यहाँ पे 5 वैकेंसी 71 हज़ार की है, चेयरटेबल जॉब है। प्रमोशन आप देख सकते हो, मैंने सब में लिखा हुआ है, तो मैं हर चीज़ बोलूँगा नहीं क्योंकि टाइम हुआ, ठीक है। और पोस्टिंग जो होती है 95% दिल्ली में होती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जो होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं, तो मोस्टली जो काम होता है वो सेंट्रलाइज है, तो दिल्ली से चलता है। तो ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन का ASO, 5 ही वैकेंसी है। इसके बाद ASO इन AFHQ, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये वाली पोस्ट है CPT वाली है ना। तो अब कंप्यूटर वाले नंबर अपने ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूँगा नहीं, मैंने लिख रखा है CPT लिखा हुआ, मतलब ये है कि वो पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर में आपको ज़्यादा नंबर लाना है इसको लेने के लिए, ठीक है। इसकी जो टोटल वैकेंसी 178 है, 72 हज़ार के आसपास इसकी इन हैंड सैलरी है, ठीक है। ये जो पोस्ट है ये भी डेस्क जॉब है। प्रमोशन आप इसके देख सकते हो, ये सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर या सेक्रेटरी, ठीक है। आपको जो पेरेंट मिनिस्ट्री वो होती है डिफेंस मिनिस्ट्री। तो जब आप इसके अंदर, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो 95% जो है, 95% जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर ही होती है। अब यहाँ पर देखो बड़ा प्राउड फील होता है, जैसे आप डिफेंस मिनिस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हो, तो रक्षा मंत्रालय के आप एम्प्लॉई हो, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी प्राउड चीज़ होती है, और ये आप बता सकते हो पब्लिक को कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑफिसर हूँ, ठीक है। अब इसमें एक फ़ायदा आपको और मिलता है, जो कैंटीन वाला कार्ड होता है ना, जो आर्मी वालों को मिलता है, वो आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समझ लो एक प्रकार की उपलब्धि होती है। अगर आप आर्मी का कार्ड लेके घूम रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो खरीद सकते हो, जो उसमें आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे शायद 4 व्हीलर का कुछ रूल होता है कि 4-5 साल में एक 4 व्हीलर आप ले सकते हो, तो वहाँ पर आप 20 से 20 लाख की अगर गाड़ियाँ आती है, तो उसमें 4-4, 5-5 लाख रुपए गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट वहाँ बच जाती है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ASO इन AFHQ हो, जॉब तो ये सिविल की है, आप देखो एम्प्लॉय तो भले डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, है ना, आप आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में नौकरी कर रहे हो, बट आप हो तो सिविलियन, आप आर्मी वाले तो नहीं हो। तो आपको जो लिकर नहीं खरीद सकते उस कार्ड से, जो कार्ड आपको मिलेगा उसमें आपको शराब नहीं खरीद सकते, बाकी उसके अलावा सारी सुविधाएं आप कार्ड से ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बस। हाँ, इसमें CPT वाला फैक्टर ध्यान रख लेना, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, बट CPT में आपके CPT वाली पोस्ट है, तो आपको कंप्यूटर में अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसकी वैकेंसी कितनी है? 510 वैकेंसीज हैं, इन हैंड सैलरी इतनी है। और वर्क प्रोफाइल तो आपको मोरलेस पता ही होगी, इसमें क्या करना होता है, असेसमेंट होता है, नॉन असेसमेंट होता है, 2 फील्ड होती है। तो हालांकि आजकल काफ़ी कुछ फेसलेस गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो अब इतना पावरफुल डिपार्टमेंट रहा नहीं है, लोग जाते नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं, डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। और प्रमोशन की अगर बात करें तो ITO जो है वो 10 साल में बनते हो आप, 10 साल कम से कम लगेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। और ITO जो होता है ना, वो एक्चुअल होता है, मतलब वहाँ पर आके आपको पावर फील होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद 4-5 से 6 साल में आप बनते हो असिस्टेंट कमिश्नर। और ये असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है, ये ग्रुप A की पोस्ट होती है, जो कि IRS ऑफिसर होता है, ठीक है ना।
तो अगर आप यूपीएससी नहीं भी निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 15-16 साल में आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो इनकम टैक्स में जा करके। ठीक है, पोस्टिंग जो होती है वो ऑल इंडिया होती है। आपको जो पेरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, ये आपका डिपार्टमेंट है, इसके अंडर आप काम करोगे। तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, मतलब कहने को लोग इसको कम ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब एज कम्पेयर टू जीएसटी इंस्पेक्टर या दूसरी पोस्ट, बट मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स जो बहुत ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है ना, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली पोस्ट सीपीटी वाली नहीं है, ये जीएसटी इंस्पेक्टर जो है ये सीपीटी वाली पोस्ट है ना। तो यहाँ पर भी अब जो कंप्यूटर का कट ऑफ है एसएससी ज़्यादा रखेगा, ये ध्यान रखना। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 1113, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। इन हैंड सैलरी इतनी होती है, 3 स्टार आपको मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है, ऐसी खाकी वर्दी होती है, और आपको 3 स्टार लेके मिलते हैं। तो बहुत बच्चों में तो मैं देखा कि इसी का पैशन होता है कि यार यूनिफॉर्म पहननी है 3 स्टार वाली, और वो अलग ही उसकी फील होती है, अलग ही मज़ा होता है। और जब आप अपने घर वालों से मिलते हो या अपने सोसाइटी में निकलते हो तो जो रिस्पेक्ट आपको मिलता है उसकी बात ही अलग है। ठीक है, तो प्रमोशन इसमें काफ़ी स्लो होते हैं। पहले प्रमोशन आपका 9 से 10 साल लगते हैं, सुपरिटेंडेंट आप बनते हो, और 6-7 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। तो देखा जाए तो दोनों ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन काफ़ी स्लो है। अच्छा, मैं दोनों के बारे में ट्रांसफ़र का आपको बता दूं कि ऑल इंडिया पोस्टिंग तो उसमें दोनों में ही है, बट दोनों में ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है। ठीक है, जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये इतने डिमांडिंग डिपार्टमेंट है कि एक समय पे बहुत सारे एप्लीकेशन आने लग गई थी डिपार्टमेंट के पास में कि ट्रांसफ़र चाहिए, तो दोनों ही डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र बंद कर रखे हैं। तो अगर आपको ये सोच समझ के भरना, मतलब भली वैकेंसी अच्छी है लेकिन आपकी रैंक अच्छी आ रही है, मतलब नंबर अच्छे है ना, तो ही भरना। अगर आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है तो ही इसको भरो, अदरवाइज इसको चूज़ मत करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब मेरी बैच के भी लोग हैं ऐसे पुराने जो एक्साइज इंस्पेक्टर होते थे पहले, जैसे अभी जीएसटी आया है उसके पहले यही एक्साइज इंस्पेक्टर कहलाता था। पोस्टिंग हो गई तमिलनाडु में, 3 महीने 6 महीने नौकरी करके छोड़ के आ गए और टीए की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें 220 वैकेंसी है। ठीक है, 72,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। ठीक है, ये सीपीटी वाली पोस्ट है, फिर से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है? देखिए, इसमें 3 प्रकार की पोस्टिंग होती है, एयरपोर्ट्स पे होती है, पोर्ट्स पे होती है, और हेडक्वार्टर में होती है। तो काम क्या होता है वो बताऊंगा आपको। एक्चुअली मैं एग्जामिनर और प्रिवेंटिव दोनों का प्रोफाइल आपको शॉर्ट में बता दूंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एग्जामिनर है, ये भी सीपीटी वाली पोस्ट है। इसमें आपको बस फ़र्क ये है कि देखो, इसमें वाइट यूनिफॉर्म मिलती है और इसमें आपको खाकी वर्दी मिलती है। इसकी वैकेंसी 614 है, इन हैंड सैलरी इतनी है। पोस्टिंग आप देख सकते हो, जो प्रमोशंस है वो इसमें काफ़ी फास्ट होते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर है उसमें 4 साल में आप अप्रेजर बन जाते हो और अगले 7-8 साल में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो। ठीक है, वहीं अगर आप इसकी बात करें तो 6 साल में आप सुपरिटेंडेंट बनते हो, 5 साल में आप एसी बनते हो, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है ना, नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है ये जो है ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसी बैंड आइटम को इंडिया में आने से। जैसे मान लीजिए कार्गो के थ्रू, या सिविलियन भी, जैसा आप भी कोई फॉरेन से आ रहे हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ तो देश में नहीं ला रहे हैं जो कि प्रतिबंधित है ना। तो वो इसका एक बेसिक काम ये है कि कोई ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है, किसी चीज़ की, ऐसी चीज़ की स्मगलिंग कर रहा है जो कि बैंड है इंडिया में, इलीगल तरीके से ला रहा है, तो उसको रोकना। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर का ज़्यादातर काम जो होता है वो टैक्स को एग्जामिन करने का होता है कि जो चीज़ें आ रही हैं, एक एक चीज़ पे उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे कोई प्रोडक्ट यहाँ से कोई भेज रहा है ना, तो जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है उस पर वो ड्यूटी कितनी लग रही है, जो चीज़ वो भेज रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी, हर चीज़ को डीपली एग्जामिन है। तो थोड़ा सा फ़र्क है दोनों की प्रोफाइल में, इसलिए पोस्ट दोनों अलग अलग है। ठीक है, हालांकि दोनों ही पोस्ट काफ़ी पावरफुल है और आप बहुत इंजॉय करोगे जब आप इस दोनों में से किसी भी जॉब को करोगे ना, तो मज़ा आपको बहुत आने वाला है। बस फ़र्क इतना ही है कि इसमें होम पोस्टिंग, जैसे कि मान लो आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, कार्गो पोर्ट्स नहीं है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है, आपको घर से दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि पोस्टिंग जो है वो होती ही पोर्ट्स पे है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके अंदर टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं, है ना, और इसकी भी सैलरी उतनी है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो इसकी जो सैलरी वो भी कितनी है, लगभग 72,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी आएगी हर महीने 30 तारीख को। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एएसपी बोलते हैं इसको, है ना। एएसपी आप बनते हो 5 से 6 साल में, और एसपी, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बनते हो 6 से 7 साल में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है ना, ये जो पोस्ट है ये होम पोस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि अगर आपको
ट्रांसफ़र चाहिए, मान लो ये पोस्ट आपको मिल गई लेकिन आपको घर से दूर जॉइनिंग मिली है और आपको अपने घर जाना है, तो आप इंटरनली अप्लाई करके वहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हो अपने घर पे। तो ये होम पोस्टिंग आपको मिल जाती है इसमें। जैसे अनलाइक जीएसटी एंड इनकम टैक्स जीएसटी में आपको आसानी से होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, पर यहाँ आपको मिल जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंस्पेक्टर होता है पोस्ट का, वो अपने जो सब डिवीजन है उसका हेड होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस सेक्शन में आप मालिक होते हो अपने ऑफिस के। ठीक है। काम आपको क्या प्रोफाइल बताता हूँ कि काम क्या करता है। इंस्पेक्टर को जो है इंस्पेक्शन करना होता है पोस्ट ऑफिस का। अब देखिए एक पोस्ट ऑफिस जब काम करता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस डाक टिकट बेचता भी है ना। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस जैसे पोस्ट कर रहा है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, बहुत सारे प्रकार की पोस्ट होती है, वो भी कर रहा होता है। तो वहाँ पर बहुत कैश का लेन देन भी हो रहा है। बेसिकली आप कोई चीज़ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, एक सर्विस आप बेच रहे हो, है ना। और इसके अलावा जैसे पोस्ट ऑफिस का जो एक प्रकार की बैंक भी है ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लोग अकाउंट भी खुलवाते हैं, तो वहाँ पर बैंक है तो उसके एटीएम कार्ड से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करना काम होता है इंस्पेक्टर का। इन चीज़ों का इंस्पेक्शन करना, जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ देखने का काम होता है इंस्पेक्टर का, है ना। इसके अलावा जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है जो आ रहे हैं, उनका कंप्लेंट रजिस्टर होता है, तो क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, उस कंप्लेंट को कैसा एड्रेस कर रहा है वहाँ का स्टाफ, ये काम होता है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्शन करने का। और वो जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है उसको रिपोर्ट बना के आगे बढ़ाना है। तो यार इस चीज़ में ना एक चीज़ देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप एज इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट किसी डाक खाने में जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको वहाँ रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। क्योंकि बेसिकली कोई भी इंसान जो है ना गलतियों का पुतला होता है। तो कोई भी ऑफिस में, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जरूर ऐसा नहीं होने वाला है कि 100% सब सही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो कहीं ना कहीं एक नज़र में रहता है कि नहीं यार इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो वो इंस्पेक्शन करेंगे, तो एक किसी लेवल पे आपको कहीं ना रिस्पेक्ट मिलती है, एक आओ वक्त आपकी होती है। तो ये अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने बताया बहुत पावर तो आप फील करोगे नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि पावर जो आती है वो डिपार्टमेंट से आती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये कोई बहुत ताकतवर डिपार्टमेंट तो है नहीं, ये ईडी या सीबीआई तो है नहीं जो आपको पावर फील होगी, बट जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो आप काफ़ी इसको एंजॉय करोगे। हाँ, थोड़ा सा फील्ड जॉब है। आपको पहले बता दूं कि ये जो जॉब है ये इंस्पेक्शन करने का मतलब आपको अपने ऑफिस से उठकर अलग अलग पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। और ये फील्ड जॉब ज़्यादा वहाँ हो जाता है जहाँ पर आप जेड सिटीज़ में, जैसे मान लो एक्स सिटी में रहते हो, तो एक्स सिटी में जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो वहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं क्योंकि आप सिटी के अंदर रह रहे हो, तो वो तो ट्रैवलिंग आपकी वहीं वहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आप जेड सिटी में जाते हो, ठीक है, तो जेड सिटी में ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, लंबी लंबी ट्रैवलिंग होती है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि अगर आपको पसंद है, अगर फील्ड पे जाना है ना, आपको टूरिंग पसंद है तो आप जरूर करना, अदरवाइज आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। पर ये है कि टूर जॉब है, फील्ड जॉब है, क्योंकि इंस्पेक्शन का मतलब ही वही है कि आपको अलग अलग पोस्ट ऑफिस में जा करके इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। अब आते हैं एयू एंड ईडी, इस डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 24 वैकेंसी है। इसमें जो सैलरी है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी आपको मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। मतलब टोटल जो सैलरी है आपकी जो बन रही है 4600 ग्रेड पे के हिसाब से, उसमें आपको 20% और बेसिक पे का जुड़ जाएगा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस के रूप में, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है। एकमात्र भारत में ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो आरोपी है उसको सिद्ध करना होता है कि मैंने ये अपराध कैसे किया। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली पुलिस हो गया, सीबीआई है, या कोई भी डिपार्टमेंट है जो कि पुलिस की नौकरी कर रहा है, उनको प्रूव करना पड़ता है कि किसी ने गलत काम कैसे किया। यहाँ पर ईडी का काम उल्टा होता है। ईडी में एक्चुअली उसी को प्रूव करना होता है जो कि खुद कन्विक्ट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट आपको बहुत पावर देता है, बट इनिशियल लेवल पर आपको इतना फील नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको 2-3 सालों के प्रोबेशन पीरियड के होते हैं, वो काफ़ी कुछ आपको सीखना होता है। 8-1 साल में आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हो और 6-7 साल में आप बन जाते हो असिस्टेंट डायरेक्टर। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ये आईआरएस ऑफिसर है ना, यानी ग्रुप ए सर्विस होती है। तो आईआरएस ऑफिसर आप बन जाते हो, लगभग 15 साल में आप ग्रुप ए सर्विस से पहुंच जाओगे। तो देखो अगर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि आज के समय में देखो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि एक अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। आप जैसे देखेंगे तो भाई जो लोकल पुलिस होती है वो चकारी के मैटर हैंडल कर रही है ना। इनकम टैक्स हो गया तो चोरी, इनकम टैक्स की चोरी पे, ये जो डिपार्टमेंट है छोटी मोटी चोरियों पे काम नहीं करती। हजारों करोड़ रुपए कोई घपले हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो ये वाला PML प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना हुआ है, इसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है। तो कोई एक बात तो की है कि इस डिपार्टमेंट जब आप काम करोगे तो आपको है ना मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि आप उस लेवल पे करप्शन देखोगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। कहीं सही है, अच्छा मैंने बस ये देख लेना। हाँ, इसकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, अलग अलग ऑफिस ऑल हैं।
सब जोनल ऑफिस इंडिया में है, बट मोस्टली जो पोस्टें एक्चुअली दिल्ली के अंदर ही होती है, बट आपको भेज सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ऐसा होम पोस्टिंग वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। आप ये नहीं सोच सकते मैं जहाँ रहता हूँ उसी शहर में मुझे पोस्टिंग दे दें, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस है ही नहीं इंडिया में, बहुत कम ऑफिस हैं। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट AEO एंड ED। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC, ये एक नई पोस्ट ऐड हुई है, और इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, सीनियर टैक्स असिस्टेंट कहते हैं। मतलब जो TA की पोस्ट होती है, TA और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बीच की पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये कल जो नोटिस आया ना, उसी में SSC ने कल ही ऐड करा है CPT में, इसको पहले नहीं था ये, पर अभी कल नोटिस निकाला SSC ने, उसमें बताया है कि हम इसको भी CPT के अंदर मानेंगे। तो अब आप ध्यान रख लेना, इसकी 222 वैकेंसी है, ये 2800 ग्रेड पे, ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और नहीं 2800 की नहीं है आई थिंक, ये देख लेना आप, चेक कर लेना सैलरीज की ग्रेड पे कौन सा कितना है। ठीक है, और CPT के अंदर इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अपन में कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि इसका ऑफ है वो SSC ज़्यादा रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, ये टैक्स असिस्टेंट के ऊपर वाली पोस्ट है। अब आप अगर TA लगते हो ना, तो आपको कम से कम 10 साल लगते हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने, मतलब ये, और यहाँ पर आप एक अच्छा नंबर ला करके सीधे STA बन पा रहे हो। तो समझो SSC को आपको अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप डायरेक्ट पहुँचना चाहो तो भी पहुँच सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। GST इंस्पेक्टर, इसके बाद आप 5 साल बन सकते हो, मतलब जैसे ही आप मान लो कि आप GST इंस्पेक्टर नहीं भी तो STA बन जाओ, 5 साल कहीं निकल GST इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो बस वैसे ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है, एक बार आपकी पोस्टिंग मिल गई तो डिपार्टमेंट तो आपका GST है, ट्रांसफर यहाँ पे आसानी से होते नहीं है। ठीक है, तो ये मान के चलना, इसको सोच समझ के भरना, अगर आपको होम पोस्टिंग मिलने की उम्मीद तो ये आप इसको भरना। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। इसकी टोटल वैकेंसी 765 है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि लेवल 6 की पोस्ट है, और 57,000 आपकी इन हैंड सैलरी होती है XCT में, है ना। अब मैं आपको है ना इसकी सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये CGL के अंदर जितनी भी पोस्ट है ना, उसमें एकमात्र ये ऐसी पोस्ट है जिसमें आप ज्वाइन करते ही ऑफिस के बॉस बन जाते हो। मतलब जैसे आप कोई भी पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो किसी ऑफिस में आप ज्वाइन करोगे, जिस भी ऑफिस में आप ज्वाइन कर रहे हो उस ऑफिस का कोई ना कोई बॉस आपका होगा जो आपको ज्वाइन करवाएगा। लेकिन जब डिविजनल अकाउंटेंट के तौर पे आप ज्वाइन करते हो तो जिस ऑफिस में आप ज्वाइन कर रहे हो उसके बॉस आप खुद ही होगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। और प्रमोशन वर्क प्रोफाइल तो आपको पता ही होगा, इसमें अकाउंटिंग का काम होता है बेसिकली। आप जो डिविजनल अकाउंटेंट जो होता है वो CAG के अंडर में आता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, बट इसको काम जो करना है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में करना है। तो आपका जो पाला पड़ेगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल के आदमी के साथ पड़ेगा, और ये समझ लो कि काफ़ी पावर भी रहती है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और कई लोग इसको पहला प्रेफरेंस भी दे देते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि यार DA मिल जाए। ठीक है, वैकेंसी इसकी, एक मिनट यार, वैकेंसी भी इसकी 765 है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़िया है, तो आपको मिल सकता है आपको होम पोस्टिंग। इसमें प्रमोशंस की बात करें तो डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर, ये आपका ग्रेड 2 वाला, DAO क्या होता है ये देख लेना है। DAO सेकंड आप 5 साल बनोगे, DAO 1 आप 4 साल बनोगे। ठीक है, इसके बाद हाँ इसमें स्टेट अलॉटेड, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें, एक और चीज़ देख लेना। एज ए डिविजनल अकाउंटेंट मान लो आपको ज्वाइन कर लेते हो, तो जिस राज्य में आपको ज्वाइन कर लिया है आपने, उस राज्यों को कभी छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, वैसे तो जनरली जैसे GST में आप ज्वाइन कर रहे हो, इनकम टैक्स में कर रहे हो, तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। तो आज अगर आप मध्य प्रदेश आपको मिल गया तो कल आप UP में जा सकते हो, परसों आप उत्तराखंड चले जाओ, फिर दिल्ली चले जाओ, ये कर सकते हो। बट एज ए डिविजनल अकाउंटेंट मान लो आप लखनऊ चले गए, है ना, तो आपको मिल गया UP। अब आपको UP की जितने राज्य सरकार के जितने विभाग है वहीं काम करना है। ठीक है, आप UP छोड़ नहीं सकते, तो स्टेट अलॉट होता है इसमें, और एक बार जो स्टेट अलॉट हो गया वही आपको मिलेगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आपको अपना स्टेट मिल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना थी। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर NIA। ठीक है, सब इंस्पेक्टर NIA। अब NIA एक ऐसा डिपार्टमेंट, पहले देख लेते हैं, 21 वैकेंसी है, ये भी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, 56,000 के आसपास की इन हैंड सैलरी आती है। ठीक है, NIA का वर्क प्रोफाइल आपको बताता हूँ। अभी इसके पहले आप देख लो, इंस्पेक्टर आप बनते हो, सब इंस्पेक्टर आपको बनने में 10 साल लग जाते हैं, और DSP आप बनते हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन NIA बनते हो 7 साल में। ठीक है, आपकी जो परेड मिनिस्ट्री होगी वो MHA होगी, और ट्रांसफर्स 90% आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ काम हुआ, तो आपको देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाएगा सरकारी खर्चे पे। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि NIA के अंदर, NIA जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वो अलग क्यों है बाकी डिपार्टमेंट से। कभी भी क्या होता है कि कोई क्राइम कमिट हो रहा
है ना। तो पुलिस हो गया, ईडी है, सीबीआई है, ये क्राइम कमिट होने के बाद एक्शन ले सकते हैं, है ना। कोई करप्शन हो गया, शराब घोटाला दिल्ली में हो गया, तो शराब घोटाला हुआ, तथ्य सामने आए उसके बाद सीबीआई ईडी एक्शन में आए। जबकि एनआईए का काम उल्टा है, एनआईए का काम अपराध होने से रोकना है, इसका काम प्रिवेंशन का है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एनआईए है वो टेररिस्ट केसेस में ज़्यादा डील करता है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकना, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार कोई घटना हो गई है तो उसका आप रिवर्स में नहीं ले जा सकते, है ना। तो क्योंकि वहाँ पर सीधे जान माल का नुकसान होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रोफाइल में फ़र्क है। ये प्रोफाइल थोड़ी सी हेक्टिक भी है, मैं आपको बता दूँ, क्लियर ही बता देता हूँ, ठीक है। 21 वैकेंसी है और सोच समझ के भरना। अगर आपको पैशन है पुलिस की जॉब करने का, पैशन अगर बहुत अंदर से आ रहा है तो ही इसको चूज़ करना। अदरवाइज ज़बरदस्ती में सोचना कि नहीं नहीं हमको तो पुलिस में जाना है, देश की सेवा करनी है, करने के अंदर से ललक हो तो ही जाना, ठीक है। क्योंकि इसमें 4200 ग्रेड पे भी है, इसमें ऐसा भी नहीं कि इन्होंने 4600 कर रखा है इस पोस्ट को। बट एनीवेज पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, एमएचए के अंदर आप आते हो और लगभग 17-18 साल में आप डीएसपी बन जाते हो, ठीक है। तो डीएसपी जो होता है वो गजेट ऑफिसर होता है और सारे पुलिस की पावर्स इनके पास में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स, है ना, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। 176 वैकेंसी है, ये भी 4200 ग्रेड पे की है, ठीक है। 55,000-56,000 आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। आप इस सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में आपको 15 साल लगेंगे। और ये आई थिंक डिप्टी एसपी होना चाहिए, मैं ये पोस्ट मुझे पता नहीं है, बट जो नेक्स्ट प्रमोशन आपका वो लगभग 5 से 6 साल में हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है अलग बाकी सबसे। देखो ये चीज़ समझो, जो अफीम हो गया, गांजा हो गया, ये देश में ऐसे कई जगह हैं, जैसे नीमच है ना, राजस्थान का कोटा है, मंदसौर है ना, ग्वालियर, कुछ पोजीशन ऐसी जहाँ पर ये ओपीएम है, जो ओपीएम उगता है ना। तो ये नशीला पदार्थ होता है। अब सरकार क्या करती है, सरकार ने इसको कंट्रोल कर रखा है। सरकार क्या करती है, जैसे ये चीज़ें जो है ड्रग्स में यूज़ हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकती है, तो वहाँ पर इसका सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये नशीली चीज़ें होती है तो इसकी कालाबाजारी भी होती है, लोग इसको अवैध रूप से उगाते हैं और बेच भी देते हैं। तो उसको रोकने के लिए एक प्रकार की पुलिस ही होती है, जो होता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसका काम होता है इसको रोकना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो किसी को पकड़ा है जो ये तस्करी कर रहा था ड्रग्स की, तो ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये काम ही उसका वो कर रहा है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, उन सब ड्रग्स का, गांजे का, अफीम का, है ना, उसको रोकने के लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं पावरफुल तो है ही। और जैसा कि आपको पता ही है पुलिस के सारे पावर्स होते हैं, ठीक है। जो पुलिस करती है, जैसे कोई क्राइम करता हुआ पकड़ा जा रहा है तो उस पर एफआईआर दर्ज करना, उसको कन्विक्ट करवाना, कोर्ट में चालान पेश करना, जो प्रोसेस पुलिस की होती है वही प्रोसेस इनकी भी होती है, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है और उसकी वैकेंसी 176 है, तो वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहो तो उसको भर सकते हो, है ना। इसके बाद में असिस्टेंट एमईए पासपोर्ट ऑफिस में, अब ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एमईए वाली पोस्ट है ये तो उससे बहुत अलग है, क्योंकि जो पासपोर्ट ऑफिस है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे होते हैं और उन पासपोर्ट ऑफिस में आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो उसी में असिस्टेंट वाली पोस्ट है, ये भी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात, जैसे बैंक में होता है ना, बैंक में कैसा होता है, आप एज ए क्लर्क जॉब कर रहे हो या एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी हो तो आपको पब्लिक डीलिंग करना पड़ेगी, मतलब डेली बेसिस पे पब्लिक आपसे मिलेगी, वो आपको करना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इसकी प्रोफाइल में ऐसा ही है, बिल्कुल आपको पब्लिक डीलिंग करना होती है ना। जबकि एएसओ एमईए में वहाँ पर नहीं है, वहाँ तो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ पसंद है या आप फेस कर सकते हो तो आप इसको जरूर लो। अच्छा, इसमें आपको मज़ेदार बात बताता हूँ मैं, अगर आपको हाई प्रोफाइल जगह आपको अगर आपकी पोस्टिंग हो गई, जैसे एक स्टूडेंट बता रहा था कि मुंबई के अंदर इसका बहुत एडवांटेज मिलता है। कई सारे टीवी स्टार्स आते हैं, कई सारे फिल्म स्टार्स आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिनको अपने पासपोर्ट के लिए आना पड़ता है ना। तो वहाँ पर आप उनसे वो बड़ा अच्छा लगता है आपको, वो खुद चल के आ रहे हैं अपने वेरीफाई करवाने। तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस, आप किस चीज़ को कैसे देखते हो, ठीक है। तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और ऑल इंडिया पोस्टिंग को जैसे मैंने बता ही दिया, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे जो पासपोर्ट ऑफिसेस होते हैं एमईए के अंडर जो आते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि वर्क प्रोफाइल कुछ नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपको काम करना है, जो प्रोसेस है पासपोर्ट किसी के बनवाने की उसको आपको एग्जीक्यूट करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और पब्लिक डीलिंग आपकी होगी, ठीक है। इसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 38 वैकेंसी थी, इसमें यूआर की 0 वैकेंसी है और इसमें ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। और इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 56,000 होती है।
इसमें 2 प्रकार का जॉब होता है, फील्ड वर्क भी होता है और ऑफिस वर्क भी होता है, तो दोनों प्रकार की जॉब है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रमोशन होता है उसका एसएसओ की पोस्ट पे होता है 7 से 8 साल में। पहले एक्चुअली 6 साल में होता था, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो रहा है, 7-8 साल लगते हैं। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, ग्रुप ए ऑफिसर होता है, वो आप बनते हो लगभग 15 साल में, ठीक है। हालांकि ये देखा गया है कि एसएसओ बन करके लोग प्रमोशन लेते ही नहीं है ना, क्योंकि एसएसओ बनने के बाद आप आपके अंडर में जेएसओ एक ऑफिस होता है। बट जैसे आप एडी बनते हो ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो बेसिकली आप पूरी पूरी हायरार्की के सबसे जूनियर ऑफिसर हो जाते हो। तो वहाँ पर जनरली अवॉइड करते हैं, और एसएसओ मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने लाइफ निकाल देते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं प्रमोशन को। ऑल इंडिया पोस्टिंग आपकी इसमें होती है। इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रांसफ़र लेना सबसे आसान है। जैसे मान लो कि आपको जेएसओ मिल गया और आपको कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग मिल गई जहाँ आपको नहीं करना है, आप 6 महीने 8 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, आप अप्लाई कर दो। अगर आपको म्यूचुअल लेना तो म्यूचुअल भी ले सकते हो, कोई आपका जान पहचान का उससे आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना तो वो भी आपको मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट भी अगर अप्लाई करोगे तो आपको बड़ी आसानी से जहाँ आप चाहते हो आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि इस पोस्ट में क्या है ना, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में पावर बिल्कुल नहीं है, आपको फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि एट्रिशन रेट है या वर्क प्रोफाइल कैसा है। आज के ज़माने में अगर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी उपलब्धि है ये भी, ठीक है। तो इसकी प्रोफाइल तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको पता ही क्या काम होता है। इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो ये भी जो आपकी ज्वाइनिंग होती है ये आपकी पोस्ट ऑफिस में होती है। ये जो पोस्ट है सीपीटी वाली पोस्ट है, और ऑब्वियस सी बात है 30,000 के आसपास, कुछ 32,000 वैकेंसी जो भी है, उसमें से 19,676 तो केवल पीएसए की है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में है। ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है ना, 38,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी आती है, और ऑफिस जॉब है, एब्सोल्यूट ऑफिस जॉब है, बाहर निकलने का काम ही नहीं है, ठीक है। प्रमोशन उसमें बहुत स्लो होते हैं, और ट्रांसफ़र आपके विद इन स्टेट होते हैं। जैसे कि मतलब आप जैसे डिविजनल अकाउंटेंट के केस में मैंने बताया था, सेम वैसा ही होता है कि आपको अगर एक स्टेट अलॉट हो गया तो स्टेट के अंदर ही आपके वहीं के वहीं आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ठीक है। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें सीपीटी का ध्यान रखना आपको होगा कि इसमें जो कट ऑफ है एसएससी कितना रहता है कंप्यूटर का। अदरवाइज है ना, ये पोस्ट बहुत बढ़िया है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, वहाँ आपको आपकी चॉइसेस को एक्सप्लोर करने का चांस अच्छा मिल जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर देखना आपकी, अगर आप इसमें अच्छा नंबर ला रहे हो तो इसको आप ज़रूर ऑप्ट करना। इसके बाद आगे आपको टीएसीबीडीटी टाइपिंग वाली पोस्ट है ये, ठीक है। 3140 इसमें टोटल वैकेंसी है, 38,000 इसकी सैलरी है ना। ऑफिस जॉब है, आपको पता ही होगा, ठीक है। पहला प्रमोशन होता है वो 3 साल में एसटीए, और अगले 3 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हो। एक्चुअली इंस्पेक्टर तो आप 1 साल में बन सकते हो अगर आप वहाँ पर इमीडिएट आपकी अगर वैकेंसी है। तो कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि टीए से एसटीए बने, और एसटीए बनते से ही इंस्पेक्टर बन गए। ऐसा भी हुआ है क्योंकि अवेलेबिलिटी थी पोस्ट की वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि कोटा रहता है टीए से ऊपर आने का, वो कोटा वही भरते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी इसमें कि आप जल्दी से इंस्पेक्टर बन सकते हो, और ये काम बहुत लोग करते हैं। मैंने देखा है कि अगर आपको देखो, आप एक उदाहरण के लिए समझो कि मान लो कि आप हरियाणा के रहने वाले हो और आपको मिल रहा है तमिलनाडु इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको तमिलनाडु में मिल रही है, लेकिन आपको हरियाणा में ही, अपने ज़िले में ही, आपके राज्य में ही आपको टीए की पोस्ट मिल रही है। आप कौन सी लोगे? समझदार व्यक्ति तो यही लेगा ना, क्योंकि वो वहाँ जाकर के क्या उसने कर लेना है, वहाँ जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग, आपका इतना हेक्टिक लाइफ हो जाएगी, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यहाँ पर टीए होकर के आप 6 साल में इंस्पेक्टर बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जो पोस्ट लेते हो ना, आप घर के आसपास जब होते हो ना, तो काफ़ी कंफर्ट जोन में होते हो, खर्चा आपका कम होता है, आपका मानसिक तनाव कम होता है, जो लैंग्वेज आपकी प्रॉब्लम आती है वो बैरियर नहीं आता है। क्योंकि भारत में ये चीज़ देखी गई है कि जरा सा भी कोई, जैसे आप स्पेशली अब साउथ में ज़्यादा हो रहा है कि लोग जाते हैं हिंदी बोलने वाले, तो वो कहीं ना कहीं एक वो रियलाइज़ करवाया जाता है, और जो कि गलत है ना। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप टीए बन के अपने में ही नौकरी कर लो, आगे और पढ़ लो, और दूसरे आगे एग्ज़ाम निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि आप टीए ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 27 साल से छोटे हो, है ना, और बाकी पोस्ट के लिए तो आपको 30 साल है। तो भाई टीए लेकर के अपने आसपास रहो और अच्छी पोस्ट लो, उसके बाद, ठीक है। वैसे ही होता है टीए आपका सीबीआईसी में, ठीक है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट में होता है। इसकी वैकेंसी अच्छी खासी है, ठीक है। सैलरी इसकी उतनी रहेगी जितनी टीए सीबीआईसी की थी। ऑफिस जॉब इसकी होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये पहला प्रमोशन आपका 10 साल में होगा, ठीक है, और दूसरा प्रमोशन 5 साल में होता है। तो इसमें प्रमोशन बहुत स्लो है, लेकिन एक पोस्ट ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो मैंने आपको बताया था, अगर आप डायरेक्ट ले लेते हो तो आप सीधे ये बन सकते हो, है ना। तो बस वही बात है कि आपको ही चूज़ करना है। जैसे आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर रहे हो, लेकिन उसमें वैकेंसी कितनी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो भरने के बजाय आप ये भर देते हो तो आपको 10 साल वेट करना है एसटी बनने के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑडिटर सीएजी,
ठीक है। ऑडिटर का आपको पता ही है कि ऑडिटर क्या होता है। ऑडिट सबसे ये लोअर मोस्ट जो प्रोफाइल है यहाँ पर सीएजी के अंडर, वो ऑडिट होता है। अगर जो आपने पहली पोस्ट देखी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके अंदर 4 से 5 ऑडिटर आते हैं। ठीक है। तो टोटल 2295 वैकेंसी है, 42,000 के आसपास आपकी इनहैंड सैलरी आती है। काम क्या होता है, आपको ऑडिट करने का होता है। ऑडिट करना क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। पहला प्रमोशन आपका 6 साल में होता है, सीनियर ऑडिटर। इसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट पे होता है 8 साल में। ठीक है। अब इसमें ना एक अच्छी बात ये है कि एक एग्ज़ाम होता है SAS, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विसेज, है ना। ये एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आप AO बन सकते हो। ठीक है। वो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, और बहुत जल्दी आप प्रमोट होकर के AO बन सकते हो। ठीक है। आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है 6 साल 8 साल। अगर एग्ज़ाम, ये सबसे अच्छी बात CAG ने कर रखी है कि आप इंटरनल एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके जल्दी जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं बढ़िया बात है। ठीक है। तो ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस पोस्ट में। वैसे एक पोस्ट है यहाँ पर ऑडिटर CGD है, ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ठीक है। डिफेंस अकाउंट्स का मतलब क्या, आप डिफेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई हो गए। ठीक है। तो बेसिकली आप डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करोगे। और ऑडिटिंग का जो काम, देखिए क्या होता है ना, ये जो CAG है ये कर रहा है, ये तो सिविलियन का जितने भी डिपार्टमेंट है उनका, लेकिन डिफेंस एक अलग सेक्शन होता है क्योंकि, तो उसके लिए अलग CGDA बनाया गया है। ठीक है। कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 42 वैकेंसी टोटल है। 6 साल आपको पहले प्रमोशन में, 8 साल दूसरे प्रमोशन में। ठीक है। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, इसमें 42 वैकेंसी है, 41,000 की इनहैंड सैलरी होती है। काम क्या है, अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है। इसमें अकाउंटेंट आप बनते हो 6 साल में, सीनियर अकाउंटेंट बनते हो 7 साल में। ठीक है। आप ये जो है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। ठीक है। तो मुझे लगता है शायद पूरा हो ही गया है। ठीक है। तो जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं CGL 2022 के पोस्ट रेफरेंस में, इसको अच्छे से समझ लेना, देख करके भरना, मैं आपसे ये कहूँगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप जो है ना, आप दो चीज़ों को ध्यान रखो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग और ड्रीम पोस्ट, ये 2 चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर आप पहली प्रायोरिटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग को दोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर सही जगह पोस्टिंग मिल जाए तो आप आगे कुछ पढ़ करके कुछ करके आगे बढ़ सकते हो। गलती से आपने ड्रीम पोस्ट के चक्कर में आपने अगर अपना घर छोड़ दिया या आपने कंफर्ट जोन छोड़ दिया, और ऐसे सिटी में या ऐसी राज्य में आप नौकरी करने चले गए जहाँ पर आप कंफर्ट नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको परेशानियाँ उठाना पड़ रही है, वहाँ पर आपको रूम नहीं मिल रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। इनफैक्ट जब आप ऑफिस में भी काम करोगे तो वहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर बनने ही वाला है। तो यार वो बहुत परेशान करने वाली चीज़ है, और ये होता है। हम सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है। ठीक है। तो कोशिश करो यार, इसको प्रेफरेंस दो और बहुत ध्यान से भरना फॉर्म। आज 27 तारीख है, आपको 5 दिन मिले इसमें, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख है। तो आज मत भरो, कल ही मत भरना, 29 या 30 में से दोनों में से एक दिन आप इसको भर के सबमिट कर देना। थोड़ा सोचो, देखो, बहुत सारे लोग बहुत वीडियोस बना रहे हैं। जैसे मेरा पूरा वीडियो आपने देख लिया, और भी कुछ कोई बता रहा है काम का, हो सकता है मैंने पूरी डिटेल आपको नहीं बताई हो, किसी से आपको कुछ मालूम पड़ जाए, लेकिन इसको पूरा अच्छे से समझ करके भरोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।